हेलो, मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आती हूं एस्टेट प्लानिंग पर ये खास बातचीत जिसमें हम आपको बताते हैं कि आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में एस्टेट प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे होता क्या है, भारत में अक्सर लोग एस्टेट प्लानिंग पर बात नहीं करते हैं, इसे बहुत ही नीरस सब्जेक्ट मानते हैं और कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये सिर्फ अमीर लोग हैं जो एस्टेट प्लानिंग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्रॉपर्टी आपके पास बड़ी हो छोटी हो, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हो वो उनका साइज जो भी हो, उसकी जब बंटवारे का वक्त आता है ना, तो थोड़ा से भी जो आप अगर कोई एक ऐसा कमरा छोड़ देंगे जिसमें कुछ अनसुलझे सवाल होंगे तो आगे जाकर दिक्कत हो सकती है। और इसीलिए एस्टेट प्लानिंग सभी के लिए ज़रूरी है। और आज हम एस्टेट प्लानिंग के एक ऐसे कंपोनेंट पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपको लगता होगा कि इसका एस्टेट प्लानिंग से क्या रिश्ता है। जीवन बीमा, इंश्योरेंस। बिल्कुल, बीमा बहुत ज़रूरी होता है। आपके अनदेखे सिचुएशंस में आपकी फैमिली को ये फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है। जीवन बीमा की अगर हम बात करें, हेल्थ बीमा भी आप इसीलिए लेते हैं कि अगर कोई अनदेखी हेल्थ की सिचुएशन जुड़ जाए तो फिर क्या होगा। तो वित्तीय सुरक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट निवेश आप इसे कहिए या फिर एक सुरक्षा का एलिमेंट जो है वो जीवन बीमा देता है। पर ये कैसे आपके एस्टेट प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, ये आज हम समझने वाले हैं। और इसको समझाने के लिए एस्टेट प्लानिंग को हमारे लिए डिकोड कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट, नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशन के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर दीपक जैन। डॉक्टर जैन, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर दीपक, थैंक यू सो मच। आपकी और हमारी बातचीत से हम लोगों को और अवेयर बना रहे हैं एस्टेट प्लानिंग को लेकर। और मुझे लगता है आज जैसे ही मैंने कहा कि बीमा और एस्टेट प्लानिंग पर डिस्कशन करेंगे तो कई लोगों के मन में ये सवाल आया होगा। इनफैक्ट जब आपने मुझे भी ये टॉपिक बोला था कि इस पर बात करते हैं तो मुझे भी लगा एस्टेट प्लानिंग और बीमा में क्या रिश्ता है। तो मैं चाहूँगी शुरुआत इसी से करते हैं कि एस्टेट प्लानिंग में बीमा का क्या रोल होता है। अभी तक तो लगता था सिर्फ ये हमारे लिए एक वित्तीय सुरक्षा बीमा देता है, पर आप हमें बताने वाले हैं और सिखाने वाले हैं कि बीमा और एस्टेट प्लानिंग को हैंड इन हैंड। राइट। सो मैम, जो लाइफ इंश्योरेंस या बीमा है ये एक आफ्टर डेथ प्रोडक्ट है जी, ना। इसका क्लेम आपको मिलता है आफ्टर डेथ। और एस्टेट प्लानिंग कब होती है? आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ। तो दोनों ही प्रोडक्ट ऐसे हैं या दोनों चीजें ऐसी हैं जो आफ्टर डेथ के लिए प्रिपेयर करती हैं। और अगर मैं संगम बना दूं एस्टेट प्लानिंग और इंश्योरेंस का, तो जो मैं चीजें क्रिएट कर सकता हूँ, जो मैं सॉल्यूशन क्रिएट कर सकता हूँ, वो अनइमेजिनेबल है, जो आप आज की डेट में सोच भी नहीं सकते। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बीमा किसी पर्पस के लिए कराया। सपोज मैंने एक टर्म पॉलिसी ली या यूलिप प्लान लिया या ट्रेडिशनल प्लान लिया, और मेरा पर्पस ये है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे की पढ़ाई का पैसा बीमा से आ जाएगा, तो मेरा बच्चा आगे की अपनी हायर एजुकेशन अच्छे से कर पाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, जब मेरी डेथ हो जाती है तो पैसा नॉमिनी को मिलेगा। अब इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो नॉमिनी है ये पैसा उसी पर्पस के लिए, उसी मकसद के लिए, उसी एम के लिए यूज करेगा जो मेरा गोल था। मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ खाली बीमा लेके? मैं नहीं कर सकता। पर अगर मैं ये बीमा एक इंश्योरेंस ट्रस्ट में डाल दूं, राइट, एक ट्रस्ट के अंदर बीमा कराऊं और ट्रस्ट में लिखूं कि जो क्लेम का पैसा है उसका ये यूज हो सकता है, तो अब नॉमिनी के पास ऑप्शन नहीं होगा इसको कहीं और खर्च करने का। इसको वहीं पर खर्च करना होगा जहां पर मैंने बताया है। तो मैंने कहा जब मेरा बेटा 21 साल का हो जाए और ये फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहे, ये जो 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान है, इसका जो क्लेम है, उस पैसे से आप इसको बाहर बाहर की स्टडीज करा दें। और बाई चांस ये पढ़ाई नहीं करना चाहता आगे, तो 25 की एज में इसको बिजनेस के लिए पैसे दे देना। तो मैंने दोनों ऑप्शंस करके ढूंढ ली। पर अब इस पैसे का इन दोनों के अलावा कोई और उपयोग नहीं हो सकता। मैं अपनी डेथ के बाद अपनी बीमा की क्लेम मनी या मेच्योरिटी मनी को कंट्रोल कर रहा हूं थ्रू एस्टेट प्लानिंग एंड लाइफ इंश्योरेंस। ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर बेसिकली आपको समझाने के लिए कि ये दोनों प्रोडक्ट को आप मैरी कर सकते हो, दोनों का संयोग बना सकते हो और अपने लिए सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हो जो जो आपको प्रॉब्लम्स दिखाई दे।
ओके, सो बीमा पॉलिसी मुझे लगता है एकमात्र ऐसा निवेश का प्रोडक्ट है जिसमें जो नॉमिनी होता है वो बेनिफिशियल नॉमिनी होता है, यानी कि जो नॉमिनी होता है उसको पूरा अधिकार होता है कि वो इस पैसे का इस्तेमाल कैसे करेगा। तो एक तरह से कि कहीं नॉमिनेशन जिसका भी नाम नॉमिनेशन में है, अगर मैंने बीमा लिया और मैं चाहती हूँ कि इस पैसे का कैसे इस्तेमाल हो, इसे डायरेक्ट कर पाऊँ, तो इसीलिए आपके लिए एक ट्रस्ट जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा जी। और उसको असाइन कर दूंगा एक ट्रस्ट को। नॉमिनेट नहीं कर सकता, नॉमिनेशन खाली इंडिविजुअल्स का हो सकता है, जो नॉन इंडिविजुअल्स हैं उनके फेवर में नॉमिनेशन नहीं हो सकता, पर असाइनमेंट हो सकता है। तो असाइनमेंट क्या होता है, जब आपने किसी पॉलिसी का मालिकाना अधिकार किसी को दे दिया, ओनरशिप किसी को दे दी, तो प्रीमियम भर रहा हूं मैं या ट्रस्ट कोई भी, पर इसका जो क्लेम अमाउंट या मेच्योरिटी अमाउंट आएगा अब वो ट्रस्ट में आएगा, क्योंकि मैंने इसे असाइन कर दिया। राइट, अब जब ये पैसा आएगा इसका कैसे यूज होगा वो मैंने ट्रस्ट में लिख दिया। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि मेरा जो एम है, वो गोल है, मेरे ना रहने पर भी पूरा हो। ये किसी और तरीके से मैं कर ही नहीं सकता। खाली लाइफ इंश्योरेंस लेके मैं नहीं कर सकता इन्वेस्टमेंट, पर इसको मैरी करके मैं कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं। तो क्या जब हम नॉमिनी नियुक्त करते हैं, बीमा पॉलिसी जब कोई खरीदता है और नॉमिनी बनाते हैं, तो क्या उस प्रोसेस में भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप किसे नॉमिनी बना रहे हैं और फिर ये ट्रस्ट में कैसे जाएगा, इस प्रोसेस का फिर खास ख्याल रखना पड़ेगा? अब हम बात करते हैं नॉमिनेशन। मैम आपने अभी बोला नॉमिनी जो है लाइफ इंश्योरेंस में, नॉमिनी एक स्पेशल नॉमिनी होता है, क्योंकि जनरली हमने पहले भी अपने प्रोग्राम से बताया कि नॉमिनी एक केयर टेकर होता है, वो ओनर नहीं होता पैसे के। जैसे अगर मैंने एक बैंक फिक्स डिपॉजिट कराई 10 लाख रुपए की, जिसमें मेरी वाइफ नॉमिनी है, तो मेरी डेथ के बाद बैंक ये 10 लाख रुपए मेरी वाइफ को देगा, नॉट एज ओनर। मालिकाना हक नहीं दे रहा, वो खाली उनको बांटने का अधिकार दे रहा है। और उनको अगर मेरी विल है तो विल के अनुसार बांटना होगा, और ज्यादातर लोगों की विल नहीं होती तो मेरे सारे लीगल हेयर्स को बांटने होगा। पर ये जो रूल है कि नॉमिनी खाली ओनर नहीं होता, खाली डिस्ट्रीब्यूटर होता है, इसका एक एक्सेप्शन है लाइफ इंश्योरेंस। क्योंकि हमने 2018 में इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट निकाला, जिसमें हमने कहा कि एक नए टाइप के नॉमिनी को इंट्रोड्यूस किया इंश्योरेंस एक्ट में। तो इंश्योरेंस का एक एक्ट होता है नॉमिनेशन से लेके सेक्शन 35, उसको अमेंड किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, और उन्होंने कहा कि एक नया टाइप का नॉमिनी क्रिएट होगा जिसको हम कहेंगे बेनिफिशियल नॉमिनी। और बेनिफिशियल नॉमिनी कौन है? अगर मैंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी जिनको बनाया है उनसे मेरा रिश्ता इनमें से कोई एक है, या तो वो मेरे माता पिता हैं, या मेरे पति या पत्नी है, या मेरे बेटा या बेटी है, इन 6 रिश्तों में से कोई सा भी एक रिश्ता है, तो ये नॉमिनी ऑटोमेटिकली बेनिफिशियल नॉमिनी हो जाएगा। और फर्क क्या पड़ता है बेनिफिशियल नॉमिनी का? बेनिफिशियल नॉमिनी ओनर होता है पैसों का, वो केयर टेकर या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता। तो सपोज आपने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में सपोज अपनी मदर को नॉमिनी बनाया हुआ था, क्योंकि ये पॉलिसी आपने अपनी शादी से पहले खरीदी थी और आपकी डेथ हो जाती है, तो ये सारा पैसा आपकी मदर को मिल जाएगा। आपके वाइफ, बच्चों और फादर का इस पर कोई क्लेम नहीं है, क्योंकि हमने कहा लाइफ इंश्योरेंस में नॉमिनी ओनर बन जाता है अगर रिश्ते इन 6 में से कोई सा एक। अब आपका सवाल था, जब मैं लाइफ इंश्योरेंस में नॉमिनेशन करूं तो मुझे क्या सोचना चाहिए? सबसे पहले मुझे सोचना चाहिए जिसके फेवर में मैं नॉमिनेशन कर रहा हूं, क्या मैं उसी को पैसा देना चाहता हूं या नहीं। ओके। क्योंकि ये मतलब बिल्कुल अनकंटेस्टेड उसके पास जाएगा। क्या मैं मल्टीपल लोगों को नॉमिनी बना सकता हूँ? लाइफ इंश्योरेंस में बना सकते हैं। मैं कह सकता हूँ 25% मेरी वाइफ को जाए, 25% मेरे बेटे पे जाए, 25% मेरी बेटी पे जाए, 25% मेरी मदर पे जाए। तो मैं मल्टीपल नॉमिनीज, ज्वाइंट नॉमिनीज और को नॉमिनीज बना सकता हूँ। ओके। दूसरी चीज और जो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है नॉमिनेशन में, कि लाइफ इंश्योरेंस में आप सक्सेसिव नॉमिनेशन क्रिएट कर सकते हो। मैंने कहा पहले मेरी वाइफ पे जाएगा, वाइफ नहीं हुई तो मेरे बच्चों पे जाएगा। तो मैं क्लास ऑफ नॉमिनीज क्रिएट करता हूँ, फर्स्ट टू दिस, फर्स्ट टू ए, देन टू बी। ये इंडिया में और किसी प्रोडक्ट में संभव ही नहीं है कि नॉमिनी की आप क्लासेस बना दो, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, सक्सेसर। ये खाली लाइफ इंश्योरेंस में है ना। सपोज मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया,
और हम दोनों की डेथ हो जाती है साइमल्टेनियस कार एक्सीडेंट, तो अब तो पॉलिसी में नॉमिनेशन रहेगा ही नहीं अगर सिंगल नॉमिनेशन है। पर लाइफ इंश्योरेंस में मैं जब क्लास बना पाऊंगा तो बच्चे अभी भी नॉमिनी बन जाएंगे सक्सेसफुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए नॉमिनेशन इन लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। ओके और आपने जैसा बताया कि एक तरह से इंश्योरेंस एक्ट में ये जो सेक्शन 35 है वो डिफाइन भी करके आपको बता रहा कि आप किसे नॉमिनी बना सकते हैं। वो कुछ 6 रिलेशनशिप्स हैं जो भी सर ने बताए। लेकिन अब आपने जो एग्जाम्पल लिया था दीपक सर अभी कि भाई अगर किसी ने शादी के पहले खरीदा और माता जी को उन्होंने नॉमिनी बनाया, अब शादी हो गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या नॉमिनी अपडेट करने की भी सुविधा होगी और हमें अपडेट करना भी चाहिए ऐसी स्थिति में? हालांकि मैं थोड़ा सा आगे जाकर के ये भी बात करूंगी कि आप एक जो मैरिड वीमेन MWP एक्ट के तहत आपकी वाइफ का कैसे उसमें अधिकार हो सकता है, लेकिन नॉमिनी अपडेशन का भी इसमें विंडो रहता होगा, राइट? मैंने एक बार बीमा खरीदा, मैं फिर उसे अपने नॉमिनी को अपडेट भी कर सकती हूँ, उसका क्या प्रोसेस होता है? तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है कि मैं नॉमिनी अपडेट करना चाहते हैं। और हम और कर इंश्योरेंस सकते हैं, कंपनी राइट? बीच में कभी भी आप अपडेट कर। कितनी भी बार ओके। टिल यू आर अलाइव एंड यू आर मेंटली साउंड यू कैन अपडेट द नॉमिनी एनी टाइम। और लाइफ इंश्योरेंस में क्योंकि ये ओनरशिप है तो नॉमिनेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके फेवर में आप कर रहे हैं। हमने शुरुआत जो की थी ये तो हमने समझ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स नॉमिनी के, मैरिड विमेन और बच्चों के अधिकार के। अब फैमिली ट्रस्ट को बीमा पॉलिसी जब आप सौंप देते हैं तो एस्टेट प्लानिंग के में कैसे आपको मदद मिलती है? ये एस्टेट प्लानिंग की राह को, आपके डिसीजंस को आगे के लिए, भविष्य के लिए कैसे आसान बनाती है? तो जैसे मैंने आपको बताया जो इंश्योरेंस का जो पैसा है उसका यूसेज आप डिसाइड कर सकते हो थ्रू अ ट्रस्ट। हमने जब ट्रस्ट का अपना सेशन लिया तो हमने कहा ट्रस्ट की सबसे बड़ी खूबी क्या है, आप अपनी ग्रेव से अपने पैसे को कंट्रोल करते हो, कंट्रोल ऑफ योर एसेट्स फ्रॉम योर ग्रेव, राइट? और लाइफ इंश्योरेंस का पैसा क्या है, ये एसेट है। तो मैं निर्देश देके जा सकता हूं कि मेरे बाद जो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा है वो कैसे यूज हो। और वो यूज हो सकता है मेरी वाइफ के लिए, मेरे माता पिता के लिए, मेरे माइनर बच्चों के लिए, उनके हेल्थ केयर के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, जो भी गोल हो आप वो सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बताता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने रॉकफेलर फैमिली का नाम सुना होगा। ये एक अमेरिकन फैमिली है जो कई जनरेशन से मल्टी बिलियनर है। इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने ट्रस्ट को मैरी किया लाइफ इंश्योरेंस के साथ और एक वाटरफॉल मेथड क्रिएट किया। वाटरफॉल इन्होंने क्या करा, एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाई या सेवरल प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाई और उसमें निर्देश दिया कि हमारी फैमिली में जब कोई बच्चा 5 साल का हो उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रस्ट खरीद ले, मतलब प्रीमियम कौन दे, ट्रस्ट दे। और उन्होंने ये भी डिसाइड करा कि कितना कितना सम एश्योर्ड होना चाहिए, कितना प्रीमियम होना चाहिए, वो सब उन्होंने उसमें लिख दिया। अब क्या हुआ, ये पॉलिसी जो खरीदे वो होनी चाहिए होल लाइफ प्लान, जो पूरी लाइफ चलता है व्यक्ति के, और डेथ के बाद पैसा जो नॉमिनी या जिसको असाइन करी हो पॉलिसी उसको मिल जाता है। अब ये वाली पॉलिसी असाइन हो गई ट्रस्ट को। अब 5 साल के बच्चे का हम प्रीमियम देते चले गए। अब मैंने इस ट्रस्ट में प्रोविजन करा कि जब बच्चा 18 साल का हो तो उसको इतना पैसा लोन लेना अलाउ कर देना फॉर हायर स्टडीज, कि वो ट्रस्ट में जाकर लोन ले सकता है, राइट? सपोज इस ट्रस्ट में उस टाइम उस पॉलिसी की वैल्यू सपोज 1 करोड़ हो गई, तो मैंने कहा 80 लाख रुपए तक का इसको लोन दे देना अगर ये आगे पढ़ना चाहे, पर ये पैसे डायरेक्टली उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देना जहां वो पढ़ने जा रहा है। और ये एज लोन दिया है बच्चे को। अब बच्चे पे अगले 7 साल है इस पैसे को वापस करने के, जो मुझसे 80 लाख का लोन लिया, और मैं इसे इंटरेस्ट फ्री दूंगा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा इसमें। 7 साल बाद अगर ये पैसा वापस कर दे तो इसको बिजनेस सेटअप करने के लिए 3 करोड़ रुपए का लोन दे देंगे। ऐसा कर करके मैंने उस इंश्योरेंस पॉलिसी को बैंक की तरह बना दिया उसके लिए, कि मेरे आगे वाली जनरेशन उसके अगेंस्ट लोन ले सके और उस पैसे को यूज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। और ये पैसा वापस भी कर रहे हैं वो बच्चे, और बाई चांस अगर वो बच्चे वापस नहीं कर पाते तो पैसा तो ऑलरेडी उनके नाम जमा है। और दूसरी बात, क्योंकि ये होल लाइफ प्लान है
तो एक दिन तो ये बच्चा इस दुनिया से जाएगा और क्लेम अराइज होगा, मेरा पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, राइट? तो ट्रस्ट में पैसा कभी कम नहीं होगा, फिनिश नहीं होगा। तो मैंने अगली जनरेशन के लिए एक कंटिन्यूअस बैंक क्रिएट कर दिया बाय यूजिंग लाइफ इंश्योरेंस एंड मेकिंग इट अ फैमिली बैंक फॉर माय फैमिली, राइट? आप देखिए क्या क्या यूज किया उन्होंने। और आप देखिएगा रॉकफेलर जो फैमिली है वो इतने सालों से, अब तक तो कितने उनकी ब्रांचेस हो गई होंगी, कितने सारे मेंबर्स हैं, बट ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, क्योंकि आपने उन बच्चों को, अपने जो आगे वाली पीढ़ी है उनको सपोर्ट प्रदान कर दिया, राइट? फाइनेंशियल सपोर्ट और डिसिप्लिन भी दिया कि पैसा वापस करोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, राइट? तो दोनों चीजें आप एक साथ कर रहे हो, तो अपनी वैल्यूज और वैल्यूएबल दोनों ट्रांसफर कर रहे हो नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जहां पे हम ट्रस्ट को मैरी करें लाइफ इंश्योरेंस के साथ और नई चीज क्रिएट करें।